बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्वर। आज हम D4 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें डाटा एनालिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो हमने देखना है कि सबसे पहले कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक हिंट यानी कि प्रोसीजर जिस तरह हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है वो मैंने राइट डाउन कर दिया आप लोगों के लिए। टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक के पॉइंट के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, वी मस्ट ऐड अप द फ्रीक्वेंसीज अप टू के। तो उस के पॉइंट तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हमने ऐड अप कर लेना, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। हम इसको, इस डेफिनेशन को या इस कॉन्सेप्ट को एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल लिया, उसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया। तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक रिसर्च कंडक्ट की है, हमने किसी एरिया से 20 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रन उनसे फाइंड आउट किए, तो फिर उसको हमने एक टेबल की शक्ल में लिख दिया है। अब जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ जब हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। साथ उनके मैंने करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख दी हैं। इसका मतलब यह है कि 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हैं, 4 फैमिलीज के 1 हैं, 6 फैमिलीज के 2 हैं, 2 फैमिलीज के 3 हैं, 3 फैमिलीज के 4 हैं और इसी तरह 3 फैमिलीज के 5 चिल्ड्रन हैं। ये डाटा आपको दिया गया होगा। तो हमारा एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमने CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। तो यहाँ इस तरह होगा कि अगर 2 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है तो 0 एक पॉइंट है, यानी यहाँ पे अगर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो 2 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 ही होगी। अब 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाली फैमिलीज 4 हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लो, इतनी लंबी वीडियो भी खराब कर दी तुमने यार। अच्छा, तो अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला का कॉलम बनाना है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 वाली 2 फैमिलीज हैं, तो यहाँ तक टोटल भी 2 फैमिलीज हैं। 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाली 4 फैमिलीज हैं, लेकिन 1 तक टोटल जो फैमिलीज है हमारे पास वो है 2 + 4 6, यानी ऐसी फैमिली जिनके बच्चों की तादाद 1 तक है, यानी 0 भी और 1 भी, ये सारे ऐड हो जाएंगे इनकी फ्रीक्वेंसीज, तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह जो ऐसी फैमिलीज जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 हैं वो तो 6 हैं, लेकिन अप टू 2 तक यानी 2 तक जो है वो 6 + 4 + 2, 12 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रन अप टू 2 हैं। इसी तरह जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 वाली फैमिलीज 2 हैं, लेकिन अप टू 3 की अगर हम बात करेंगे तो वो 14 फैमिलीज हैं जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन अप टू 3 हैं। वो 14 कैसे आएगा? 2 + 6 8 + 4 12 + 2 14 आ जाएगा। इसी तरह जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनके 4 हैं वो 3 फैमिलीज हैं, लेकिन अप टू 4 की अगर बात करें, ऐसी फैमिलीज जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 तक हैं, यानी बीच में 3 वाले भी, 2 वाले भी, 1 वाले भी, 0 वाले, ये ऐड हो जाएंगे। तो 4 तक अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो हमने 4 तक जितनी भी पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड करके उसके सामने लिख देंगे। तो 3 + 2 5, 5 + 6 आपके पास 11 आ जाएगा, 11 + 4 15 और 2 17 आ जाएगा। इसी तरह 5 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 आ जाएगी। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपसे जब पूछी जाएगी, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछी जाएगी, तो ये सारा टेबल भी कंप्लीट है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 2 के लिए, तो फॉर 2 चिल्ड्रन अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी फैमिलीज हैं, तो आपने इन 3 नंबर्स को ऐड करना है। 2 + 4 + 6, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 वाली 2 फैमिलीज हैं, 1 वाली 4 हैं और 2 वाली 6 हैं, तो अप टू 2 बन जाएंगी। 6 + 4 10 + 2 12 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 तक हैं, यानी 2 हैं या उससे कम है, तो अप टू 2 इस तरह बात करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रा करने के लिए हम एक टेबल लेते हैं, उसमें हमने लिया नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय 40 स्टूडेंट्स ऑन इंटरनेट। तो एक ये इसकी हमने क्लासिफिकेशन कर ली है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 0 से लेके 2 आवर्स तक नेट पे स्पेंड किए वो 3 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 है।
ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे अभी हमने टेबल ड्रा किया है। अब ग्रेटर देन 2 और लेस देन और इक्वल टू 4 तक 5 है, तो यहाँ तक टोटल 8 हैं। इसी तरह ग्रेटर देन 4 एंड अप टू 6 तक 16 है, ग्रेटर देन 6 अप टू 8 तक 12 है, ग्रेटर देन 8 अप टू 10 तक आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा करनी है तो हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। वो भी हम बनाना सीख चुके हैं कि जैसे हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके बनाया है। अच्छा, अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है उसको बनाने के लिए जो हिंट है वो ये है कि आपने हमेशा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस लेनी है। उसकी वैल्यूज़, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हमारे पास 3, 8, 24, 36 और 40 हैं। तो मैंने इक्वल इंटरवल्स के ऊपर ना 10, 20, 30 और 40 पॉइंट्स जो है ना वो मैंने ड्रा कर लिए हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी जो नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं वो पॉइंट मार्क कर दूंगा। सेकंड जो हिंट ये है कि आपने जो नंबर ऑफ आवर्स हैं या जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेने, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक होगा बेटा। अब हम कर्व को कैसे ड्रा करेंगे, तो अगर हम देखते हैं जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो अपर वैल्यू वो 2 है, अपर लिमिट 2 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हमने 2 के अगेंस्ट इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ 3 आ रहा है वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना है आपने। इस तरह जो नेक्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट 4 है और 4 के अगेंस्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। तो यहाँ 4 के बिल्कुल ऊपर जाके आप 8 के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, ये मैं क्रॉस से आपको पॉइंट शो करवा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास है उसकी अपर लिमिट जो है वो 6 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है। तो 6 के अगेंस्ट 24 के ऊपर मैंने ये एक पॉइंट मार्क कर दिया। ये 24 एस्टिमेटेड मैं ले रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये पॉइंट एक मार्क हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो 8 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है। 8 के अगेंस्ट 36 के ऊपर यहाँ से ये 36 होगा यहाँ पे, तो एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो लास्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो 10 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है। तो 10 के अगेंस्ट 40 के ऊपर एक मार्क हो जाएगा आपका। इन जो मेरे ये जो मैंने पॉइंट जो मार्क लगाए हैं, पॉइंट लगाए हैं 1, 2, 3, 4, 5 है। जितनी क्लासेस हैं उतने आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो पॉइंट्स हैं वो उनकी जो अपर लिमिट है उनके अगेंस्ट हमने ड्रा कर लिए। अब इन जो पॉइंट्स हैं इनको हम मिला देंगे एक कर्व की शक्ल में डीले हाथ के साथ। इन पॉइंट्स को आपने मिला देना, को स्ट्रेट लाइन में मिलाने की कोशिश नहीं करनी, कर्व बनानी है। तो ये जो है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का स्केच ड्रा हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है जी मीडियन का। मीडियन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि मिडिल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा इज कॉल्ड मीडियन। कि आपने डाटा को अरेंज कर लेना है। जो डाटा का अरेंजमेंट है वो आप असेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं, कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। शर्त यह है कि डाटा अरेंज्ड होना चाहिए। उसके अंदर जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगी। अब मैं एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने क्वेश्चन लिया है बेटा। इसमें कुछ डाटा दिए गए आपको 40, 10, 20, 50 एंड 30। आप देख सकते हैं कि ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इस डाटा सेट को अरेंज कर लेते हैं। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू 10 है वो आ जाएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू 20 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू 30 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू 40 और सबसे बड़ी वैल्यू 50 है। तो ये अब डाटा अरेंज हो चुका है और असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया। अब हम देखेंगे कि मीडियन की जो डेफिनेशन है वो ये कि मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द डाटा इन मिडिल पोजीशन। हम देखेंगे डाटा की बिल्कुल मिडिल पोजीशन में ये 30 आ रहा है, यानी 30, 2 वैल्यूज 30 से पहले हैं और 2 वैल्यूज 30 के बाद में। उसका मतलब है 30 जो है ना वो मिडिल पोजीशन में आ रहा है। सो वी कैन से दैट इसका जो मीडियन होगा वो होगा 30। यहाँ एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि जो मीडियन होता है वो डाटा को 2 एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर देता है। So we can also say that median 30 divides the data into 2 equal parts। यानी जो 30 मीडियन है उसने डाटा को 2 एक जैसे मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक 30 से पहले का पार्ट होगा और दूसरा 30 से आगे का पार्ट होगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम Q1, Q2 और Q3 ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जो डाटा है वो मैं ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 20, 21 एंड 30। तो डाटा जो है वो आपको अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया गया तो आपने खुद उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अरेंज करना है लाजमी डाटा को, फिर आपने Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डाटा मैंने अरेंज कर लिया, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर आप रेंज नहीं करेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा आपका। अब फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला जो है वो n+1/4 टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 11 है। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। n की जगह पे मैं 11 पुट कर देता हूँ। 11 में हम 1 ऐड करेंगे 12 बनेगा। 12 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म जो है वो अब हम वो आपका जो थर्ड टर्म होगी वो आपके फर्स्ट क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है वो 6 है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल जो है उसका आंसर 6 होगा। तो सेकंड क्वार्टर यानी मीडियन के लिए फार्मूला होगा 2 × n+1/4 टर्म। तो ये 2 और 4 आपस में सिंप्लीफाई होने के बाद n+1/2 टर्म बन जाएगी ये। अब यहाँ पे n की वैल्यू जब हम 11 पुट करेंगे तो 11 + 1/2 करेंगे तो सिक्स टर्म ये आपकी बन रही है। तो सिक्स टर्म को यहाँ से हम चेक कर लेते हैं क्या है। 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म के ऊपर 12 डाटा में वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है कि Q2 जो होगा वो 12 होगा। अब हम Q3 का फार्मूला लिखते हैं, वो है कि 3 × n+1/4 टर्म। n की जगह पे उसी तरह टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 11 है। 11 + 1 12/4, तो ये 3 9 आपकी 9th टर्म जो है वो आपकी थर्ड क्वार्टाइल होगी या अपर क्वार्टाइल होगा। तो मैं फिर यहाँ से टर्म्स को कैलकुलेट काउंट करके हम देख लेते हैं कि 9 टर्म के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, तो 9 टर्म के ऊपर 20 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है 20 जो होगा वो आपका थर्ड क्वार्टाइल होगा। तो अब इसको अगर हम सम अप करके देखते हैं तो जो 6 वैल्यू है वो डाटा का 25% पोजीशन पे है, जो 12 है वो 50th यानी मिडिल वैल्यू पे है, और जो Q3 है वो 75% पोजीशन शो कर रही है डाटा में 20। इसी तरह ये Q1 Q2 और Q3 के आंसर है जी 6 12 और 20। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रेंज का जो फार्मूला है वो है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि रेंज क्या होती है। रेंज किसी भी डाटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस है वो रेंज होगी। इसी तरह जो इंटर क्वार्टर रेंज है उसका फार्मूला होता है Q3 - Q1, यानी जो अपर क्वार्टाइल है माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब फॉर एग्जांपल ये आपका टोटल डाटा है, तो ये उसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू। अगर इन दोनों का फ़र्क देखेंगे तो रेंज होगी। अच्छा, अब इस डाटा की मिडिल वैल्यू यानी आपका सेकंड क्वार्टर या मीडियन है, तो जो फर्स्ट हाफ की मिडिल वैल्यू वो आपका फर्स्ट क्वार्टर है। इसी तरह जो सेकंड हाफ की मिडिल वैल्यू वो आपका थर्ड क्वार्टाइल है। तो Q3 और Q1 का जो डिफरेंस होगा वो इंटर क्वार्टाइल रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर रेंज की रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है, नीचे इंटर क्वार्टाइल रेंज की रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही जो हमने पिछली स्लाइड में हमने ये क्वेश्चन किया था लास्ट स्लाइड में कि हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था इसी डाटा सेट से 2 5 6 7 8 12 14 16 20 21 30 से मैंने आपको Q1 Q2 और Q3 कैलकुलेट करके दिखाया था। अब हम इसी डाटा सेट की रेंज और इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड आउट करते हैं। इस डाटा सेट के अंदर देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सेट लिखा हुआ है, तो आप सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 30 है। तो 30 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आपकी रेंज होगी। इसी तरह इसी डाटा सेट के अंदर अगर हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने Q1 Q2 और Q3 फाइंड आउट किया था, तो Q1 6 था, Q2 12 था और Q3 20 था। अब जो 20 थर्ड क्वार्टाइल है और जो 6 है वो लोअर या फर्स्ट क्वार्टाइल है। 20 और 6 को जब हम माइनस कर देंगे तो 14 जो होगी वो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी। ओके, अच्छा तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटाइल्स। आपको नेम से भी थोड़ा हिंट मिल रहा होगा कि परसेंटाइल्स आर वैल्यूज विच डिवाइड्स द होल डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो ये टोटल 99 वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो परसेंटाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय P1 P2 एंड सो ऑन, जो मिडिल में P50 होगा, फिर एंड सो ऑन अप टू P99। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोट रखनी है बेटा कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल था चूँकि वो डाटा की 25% रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा था, इसी तरह जो अगर हम डाटा के 100 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं तो 25th परसेंटाइल जो होगा उसका भी आंसर वही आएगा जो फर्स्ट क्वार्टाइल का आएगा। ये सेम रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। इसी तरह जो 50th परसेंटाइल होगा वो यानी कि वो मीडियन या Q2 सेकंड क्वार्टाइल के बिल्कुल सेम ही आंसर देगा। इसी तरह जो 75th परसेंटाइल होगा
उसका यानी वो 75% डाटा की रिप्रेजेंटेशन शो करेगा, तो वो Q3 ही होगा। अब हमने कुछ फार्मूला लिखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 10th परसेंटाइल फाइंड आउट करना चाहता हूँ P10, तो यहाँ जो क्वार्टाइल्स के फार्मूले थे उनमें n+1/4 था। अब यहाँ पे n+1/100 आ जाएगा, और जितने नंबर का आपने परसेंटाइल फाइंड आउट करना है उस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को। n+1/100 आप देखें हर फार्मूले में आ रहा है, P10, P25, P50 और P75 सब फार्मूले में n+1/100 आ रहा है बेटा, ठीक है जी। तो आप इस तरह करें कि अब अगर आपने 10th परसेंटाइल निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम n+1/100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 10th परसेंटाइल का। इसी तरह अगर हमने 25th परसेंटाइल फाइंड आउट करना है तो हम n+1/100 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये n+25 जब 100 पे डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा, तो ये n+1/4 बन जाएगा। तो वो ये वही फार्मूला है जो Q1 का है। इसी तरह जब हमने 50th परसेंटाइल फाइंड आउट करना है तो हम n+1/100 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ये 100 पे 50 डिवाइड होगा तो बटे में 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो n+1/2 टर्म जो है ये सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन का फार्मूला है। इसी तरह जब हमने 75th परसेंटाइल फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होगा 75 इंटू n+1/100 टर्म। आपस में अगर ये 100 और 75 अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इंटू n+1/4 टर्म बन जाता है। तो ये भी Q3 का ही फार्मूला बन रहा है एक्चुअली। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था क्वार्टर डेविएशन या इंटर क्वार्टर रेंज के बारे में। वो हमें डाटा का मीडियन से स्प्रेड शो करती है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये टर्म हमें डाटा का स्प्रेड शो करती है मीन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन ये है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस हाउ द डाटा आर स्प्रेड अबाउट द मीन, कि मीन से डाटा का स्प्रेड क्या है। अब हम यहाँ इसका फार्मूला लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बेटा के स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो जबकि यहाँ पे जो एक्स बार है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन का फार्मूला यानी एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। इस तरह हम इसी फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, और सारे टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम दो ऐसे डाटा सेट लेंगे जिनका मीन सेम होगा। फॉर एग्जांपल ये मैं डाटा सेट ए ले रहा हूँ, इसमें वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। डाटा सेट बी जो है उसमें 28, 29, 30, 31 और 32 है। अगर हम इन दोनों डाटा सेट्स का मीन कैलकुलेट कर लें तो मीन का फार्मूला होता है कि सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ वैल्यूज़ और n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो 150 टोटल बनेगा, उसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 30 मीन आएगा। जो डाटा सेट बी है उसके अंदर भी अगर हम वैल्यूज़ को सम कर लेते हैं तो वो भी 150 बनता है, और टोटल वैल्यूज़ भी 5 है, उनको डिवाइड करते हैं 150 को 5 पे तो उधर भी 30 आंसर आता है। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये जो मीन है 30, उससे बाकी जो वैल्यूज़ हैं 20, 10, 40 और 50 इनका स्प्रेड ज़्यादा है, ये ज़्यादा फासले पे हैं। उधर अगर हम देखते हैं सेकंड डाटा सेट बी में तो जो मीन 30 है उससे जो बाकी वैल्यूज़ हैं 28, 29, 31 और 32 इनका जो स्प्रेड है वो कम है। तो न्यूमेरिकली हम देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आंसर दे रहा है। अब हम डाटा सेट ए को वैल्यूज़ को वर्टिकली लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ये एक्स, इसका कॉलम का नेम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरा कॉलम एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 है, 20 का 400 है, 30 का 900 है, 40 का 1600 है, 50 का 2500 है। अब आपने एक्स के वाले कॉलम का टोटल कर लेना है, वो सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट उसे करेंगे तो ये 150 बन जाएगा। इसी तरह आपने एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल कर लेना है तो वो 5500 बनेगा, वो उसको हम सिग्मा एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन का मतलब है आपने एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर वो 5500 आ जाएगा। एन 5 है क्योंकि 5 वैल्यूज़ हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टोटल वैल्यूज़ हैं, तो 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे। माइनस एक्स बार ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 150 को 5 पे डिवाइड किया तो 30 आता है, वो 30 वैल्यू यहाँ पुट करके उसका हम नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर लेंगे तो वो 900 बन जाएगा। 5500 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1100 आ जाएगा। 1100 में से जब हम 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 14.14 आएगा।
यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है वो 14.14 आ रहा है, ये ज़्यादा स्प्रेड शो कर रहा है। अब हम दूसरा डाटा सेट बी लेते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ 28, 29, 30, 40 और 30, 31 और 32 हैं। तो ये वैल्यूज़ आपने वर्टिकली लिख देनी है, एक्स ऊपर इनकी हेडिंग दे देनी है इस कॉलम की, दूसरे कॉलम की हेडिंग एक्स स्क्वायर आ जाएगी, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे। 28 का स्क्वायर 784 है, 29 का स्क्वायर 841 है, 30 का 900 है, 31 का 961 है, 32 का 1024 है। अब इन कॉलम्स के टोटल लगा लेते हैं, सिग्मा एक्स 150 आ जाएगा, इसी तरह सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वहाँ पे यहाँ पे 4510 आ जाएगा। फार्मूला सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर। अब जब हम वैल्यूज़ यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देते हैं तो 4510 को 5 पे डिवाइड करेंगे 902 आएगा, उधर 30 का स्क्वायर लेंगे तो वो 900 आ जाएगा। 902 में से जब आप 900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.41 है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आंसर बहुत छोटा दे रहा है 1.41। इसका मतलब है इस डाटा के सेट के अंदर यानी डाटा सेट बी के अंदर जो स्प्रेड है मीन से वो 1.41 है, और डाटा सेट ए के अंदर जो मीन 30 है उससे जो बाकी वैल्यूज़ का स्प्रेड है वो 14.14 है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, डाटा सेट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। वहाँ आपको वैल्यूज़ में बड़ी आसानी के साथ आप देख भी सकते हैं कि अगर मीन 30 है तो बाकी वैल्यूज़ 30 के पास पास हैं, 28, 29, 31 और 32, उनका स्प्रेड मीन से बहुत कम है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है। यहाँ वैल्यू मीन 30 है, बाकी वैल्यूज 30 से ज़्यादा स्प्रेड के ऊपर है, ज़्यादा फासले के ऊपर है, इसलिए यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन का जवाब ज़्यादा आ रहा है।